क्या हाल है दोस्तों। आशा है कि आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ाई में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एजुपढ़े चैनल पे। और आशा करते हैं कि आप लोग सभी पढ़ाई अपनी कर रहे होंगे और इस लॉकडाउन के टाइम में अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे होंगे और पूरी सावधानी बरत रहे होंगे। तो आज का जो हमारे ये चैप्टर है, ठीक है, वो हम कहाँ से करने वाले हैं? जो हम पीछे पढ़ चुके हैं उसी के आगे हम यहाँ पे आज शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। तो आज जो हमारा एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 3.5। इससे पहले आप सभी जानते हैं कि हमने इस पूरे चैप्टर को जितनी एक्सरसाइज है यानी 3.4 तक तो किया ही किया है। साथ में जो मेथड है, कौन कौन से मेथड आपने सीखे हैं? तो भाई पहले आपने ग्राफिकल मेथड सीखा था यानी ग्राफीय विधि सीखी थी, ओके। फिर दूसरा मेथड कौन सा था? दूसरा आपने प्रतिस्थापन विधि सीखी थी, मीन्स सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तीसरा आपने विलोपन यानी कि एलिमिनेशन मेथड सीखा था। और चौथा जो लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था, लास्ट ऑनलाइन क्लास में, उसमें आपने वज्र गुणन विधि मीन्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये सारे आपने जो है कि सीख लिए। और यही 4 मेथड इस चैप्टर में आपको सीखने भी थे, तो ये आप सीख चुके हैं, ओके। तो अब जो हमारा कार्य है वो अब इन चारों मेथड का यूज करके, जिसमें कोई भी करें, हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ देखिए क्या लिखा है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसी एक अद्वितीय हल, ठीक है, किसी एक अद्वितीय हल, किसी का कोई हल नहीं है, या किसी के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन, देखो क्या लिखा है, वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, आप खुद ही कर सकते हैं, ठीक है ना। बस इसमें क्या करना है, आपको एक इक्वेशन में और कर देता हूं ताकि आपको जो है थोड़ा और आइडिया हो जाए, ठीक है। बस इसी में वज्र गुणन करना है, आगे कहानी गया है तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हो। तो पहले चेक करना होता है। चेक करने के लिए हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को एक मिनट देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए x के साथ क्या है, x के साथ क्या है, कुछ नहीं होता तो 1 लिखते हैं, y के साथ 3 है और ये इस रूप में। ऐसे a2 क्या है, b2 क्या है और c2 क्या है। तो ऐसे जो है कि आपको जो भी हमारी वैल्यूज हैं a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू है -3 एंड c1 की वैल्यू है -3, ओके। ठीक ऐसे ही a2 की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 3, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाली। उसके बाद b2 की जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या है, -9, और c2 की जो हमारे पास वैल्यू है वो है -2, ओके। तो इस तरीके से आप जो है पहले वैल्यू लिखेंगे और उसके बाद मैंने आपको एक तरीका बताया था कि अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है वज्र गुणन विधि से तो आप क्या करेंगे। तो आप भाई एक फॉर्मूला याद रखेंगे, AB बिल्कुल सिंपल आपको बताया था, ठीक है। AB और यहाँ पर BC। एक मिनट चेक कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। आपको यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला बताया था जो कि बहुत ही सिंपल था और इसमें आपको ज्यादा कुछ अपना दिमाग नहीं दौड़ाना था, ठीक है। ये यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, कहाँ गया जी, यहाँ नहीं है, थोड़ा ऊपर चलेंगे, भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि जल्दी आ जाएगा। तो ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, y की वैल्यू ऐसे निकालेंगे, ठीक है ना। अच्छा BC है, ठीक है, इसलिए मैंने कहा एक बार देख लेते हैं, BC है। तो तरीका मैंने आपको क्या बताया था, आइए आपको बता देता हूँ। तरीका बहुत ही सिंपल बताया था कि इसमें क्या होता है, कंफ्यूजन बहुत होती है ना। तो ऐसे केस में जब हमें कंफ्यूजन वाले सवाल हल करने हो तो इसमें जो तरीका होता है सॉल्व करने का वही होता है जो आपको समझाया था मैंने। क्या कि अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे। देखिए मान लीजिए x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे BC, ये थोड़ा ज़्यादा मोटा है, थोड़ा सा पतला करते हैं इसको, BC, ठीक है, और अपॉन में AB, ओके, AB। ऐसे अगर हमें y की वैल्यू निकालनी तो हम क्या लिखेंगे, y की वैल्यू निकालनी तो हम लिखेंगे CA अपॉन में AB। अभी मैं क्या कर रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें बहुत ही सिंपल है, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 और बीच में माइनस लगाना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल हो गया, 1 2 2 1 1 2 2 1 करना है सब में और बीच में माइनस, सबके बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। बस अभी आपका फॉर्मूला बन गया, अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए।
तो b1 की वैल्यू देखिए क्या है, -3 लिखिए, मल्टीप्लाई। ऐसे ही c2 की वैल्यू क्या है देखिए, -2, तो वही ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं रह सकते। -b2, अब b2 क्या है, -9, तो ब्रैकेट लगा दीजिए, -9 लिखिए। उसके बाद c1 देखिए क्या है, -3, तो -3 लिख दीजिए। ओके, अपॉन में a1 b2, अब a1 है आपके पास 1, b2 आपके पास 9, तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देते हैं, तो -9 माइनस a2 b1, अब a2 क्या आपके पास 3 और b1 क्या आपके पास -3, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, यह आ जाएगा -9। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आ गया आंसर -6 और -6, -3 और -2, तो प्लस का 6 हो गया। ठीक है, ऐसे ही माइनस लगाइए, -9 और -3, तो प्लस का 27 अपॉन में -9 और माइनस +9। अच्छा, तो नीचे तो 0 आ गया, ये तो घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो टोटल वैल्यू 0 x की। अभी चेक कर लेंगे कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। ओके, y की निकाल के देखते हैं। ठीक, वैसे करेंगे अब y की वैल्यू के लिए हम क्या करने वाले हैं, y की वैल्यू के लिए वही प्रोसेस अपनाएंगे। c1 देखिए क्या है, -3, a2 क्या है 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9 आ जाएगा, माइनस c2 है आपके पास -2 और a1 है आपके पास 1, तो यह -2 ही आ गया, -2 प्लस हो गया है ना, एक इसका माइनस और ये तो प्लस था, तो माइनस और एक फॉर्मूले का ये वाला माइनस, अपॉन में a1 b2, अब a1 देख लेते हैं 1 और b2 है -9, तो भाई तो -9 ही आया। ठीक है, माइनस a2 b1, अब a2 क्या आपके पास 3 और b1 क्या -3, तो माइनस प्लस हो गया, तो ये भी 0 ही आ गया, इसका मतलब ये भी 0 आएगा। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। नहीं, कुछ गड़बड़ हो गई है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है। क्यों? क्योंकि अगर 0 आता है, देखिए हम चेक कर सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि x माइनस में 3 y माइनस में 3 इक्वल 0 आ रहा है, तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ रख दे, y की वैल्यू रख दे, तो भी तो -3 बच रहा है, तो इसीलिए हमसे कहीं कुछ मिस्टेक हुई है। तो आइए जरा उसको चेक करते हैं कि कहाँ पे मिस्टेक है। हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है C1 A2 B1, ठीक है, ओके, CA, ठीक है, 2 1 1 2, y की तो वैल्यू ठीक है, x का फॉर्मूला देख लेते हैं, B1 C2 B2 C1, ओके, AB है, ठीक है, 1 2 A2 B2, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ठीक है, ओके, ठीक है, तो देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसा नहीं कि हमारा सॉल्यूशन गलत है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक चीज आपको बताता हूँ। देखिए, इसने कहा था कि पहले आप चेक करो अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, या अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, तो इसका मतलब पहले हम इसे चेक करेंगे, ये अनेक हल वाले लग रहे हैं मुझे। कैसे? मुझे पता चल गया है सॉल्यूशन सही है हमारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्यूशन हमारा सही है बिल्कुल 100%, लेकिन पहले हमें चेक करना था। और पहले की सारी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको चेक करना है, और क्या चेक करना है कि a1 अपॉन में a2 का रेशियो निकालना है, फिर आपको b1 अपॉन में b2 का रेशियो निकालना है, और फिर आपको c1 अपॉन में c2 का रेशियो निकालना है, और देखना है कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो भाई a1 है 1 और a2 क्या आपके पास 3, ऐसी है b1 हमारे पास -3 और a2 है -9, काट देंगे तो क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे c1 क्या हमारे पास -3 और c2 क्या है -2। ओके, तो ये आपकी कंडीशन कौन सी आ गई? आप यहाँ ध्यान से देखो, आपके पास जो कंडीशन है ये वो आई है कि a1 अपॉन में a2 इक्वल तो है किसके, b1 अपॉन में b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2 के। ठीक है, चेक कर लेते हैं, c1 क्या था यहाँ पे और c2 क्या था -2। ठीक है, तो ये कंडीशन है। अब ये कंडीशन है, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, और वो क्या थी देखिए, आपको बताता हूँ। मैंने आपको एक टेबल में वैल्यू समझाई थी यहाँ पर कि तीनों कंडीशन हम चेक करते हैं। एक तो अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए ये वाली टेबल, ठीक है, सब कुछ आपके सामने है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर ये कंडीशन आ जाए ये वाली, तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, और इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हमारी वैल्यू 0 0 आ रही है, कोई हल नहीं निकल रहा है। ठीक है ना, तो आपका सवाल है सही। ठीक है, कैलकुलेशन आपकी सही है। तो कैसे करेंगे वज्र गुणन विधि से, ये भी मैंने आपको बता दिया, और कैलकुलेशन भी आपको कैसे करनी है वो भी मैंने समझा दिया। ठीक है, तो चलिए अब ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, और सेकंड में समझने की कोशिश करते हैं
कि कैसे ए और बी की वैल्यू निकाली जाएगी। तो ये जरा हम कचरा साफ कर देते हैं, ठीक है, जो हमने रफ किया है। तो पहले ना चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसने कहा है चेक करने के लिए, और वैसे सॉल्व करने से पहले बेटा चेक कर ही लेना चाहिए। उससे क्या होगा, इससे ये रहेगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कभी भी सॉल्व करने में, ठीक है ना। और जितने भी हमारे छात्र हैं जो रेगुलर हमें फॉलो करते हैं वो जानते ही हैं कि क्लास 10th की हमने थर्ड ट्रिगोनोमेट्री तक सब कुछ बना के रख रखा है। ये मैं आपको दोबारा से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। साइंस के हमारे पास कम से कम 250 वीडियो है, जिसमें क्लास 10th और क्लास 9th की साइंस पूरी है एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ। तो आप वीडियोज के सीरियल नंबर वाइज अगर आप देखेंगे तो आपको सब कुछ सारा सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 2 का फर्स्ट कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। इसने क्या पूछा भाई, एक कंडीशन दी कि अपरिमित रूप से अनेक हल, इसका मतलब क्या होता है, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस। तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए कंडीशन क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि A1 अपॉन में A2 इक्वल होगा B1 अपॉन में B2 इक्वल होगा C1 अपॉन में C2। ये है कंडीशन अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, यानी कि इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन हम लगाते हैं। तो अब हमें ज्यादा कुछ यहाँ दिमाग नहीं दौड़ाना है, सिंपल हमें कैलकुलेशन करनी है। क्या करनी है कि भाई A1 निकालना है। A1 क्या है देखिए, डायरेक्ट रख देते हैं, ठीक है, चलिए डायरेक्ट रख देते हैं, कंडीशन में वैल्यू डायरेक्ट रखेंगे। तो भाई A1 के हमारे पास 2 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 अपॉन में, अब क्या है A2 हमारे पास क्या है देखिए A माइनस बी, ठीक है। ठीक ऐसे ही इक्वल का निशान लगाइए। अब B1 क्या देखिए यहाँ पे 3, तो यहाँ पे ऊपर लिखिए 3 अपॉन में। अब B2 क्या है यहाँ पे देखिए A प्लस बी, तो लिख दीजिए A प्लस बी, ओके, इक्वल C1 के हमारे पास 7। याद रखिएगा इसको इधर पहले लाना होता है, उठा के इधर लाना होता है। तो 7 है तो क्या हो जाएगा -7, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तब हम वैल्यू लेते हैं। ऐसे ही ये पूरा की पूरा जब इधर आएगा तो इसमें कंफ्यूजन से बचने के लिए आप क्या करें, कंफ्यूजन से बचने के लिए माइनस लगा दें और फिर यहाँ पे A प्लस में B और माइनस में 2 ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। अब कंडीशन जो इसने दी है वो ये है कि भाई सब बराबर है आपस में, तो आप कोई 2 पेयर लेके सॉल्व कर लो, ये वाला और ये वाला या फिर ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो चलिए पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा 2a प्लस में 2b इक्वल 3a माइनस में 3b। आप सब एक तरफ कर लीजिए, इन सबको उधर ले जाइए उठा के। तो जब इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस में 2a और माइनस में 3b, उसको हम उधर लेके आए तो 2b हो गया। तो 3a माइनस में 2a माइनस 3b और माइनस 2b इक्वल हम क्या लिखेंगे 0। तो यहाँ पर अगर हम माइनस करेंगे तो क्या होगा a और माइनस में b। क्यों, क्योंकि ये माइनस करोगे ना बेटा आप, तो 3a में से 2a चला गया, ऐसे माइनस माइनस, अच्छा तो 5 आएगा, ठीक है, दोनों माइनस है ना। तो यहाँ पर ये क्या आएगा, यहाँ पर ये आएगा 5, तो यहाँ पर ये आ जाएगा a माइनस में 5b इक्वल 0। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, थर्ड इक्वेशन, क्योंकि पहली 2 इक्वेशन तो है ही, पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये नीचे वाली है, तीसरी इक्वेशन ये बन गई। अब ठीक हम क्या करेंगे, इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे तो भाई वही प्रॉब्लम, माइनस लगाइए और 9a हो जाएगा प्लस में ये ना b3 नहीं है b है, याद रखिएगा 3b, ये ब्रैकेट लगा दीजिए, माइनस बाहर है नहीं तो गलत हो जाएगा, -6 इक्वल, अब -7 से इन ab में गुणा करो तो -7a माइनस 7b, ओके। अब इस माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो -9a, उस माइनस इसको इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 7a और प्लस का 3b ये वाला, और इसको भी इधर लाएंगे b को तो प्लस का 7b माइनस का 6 इक्वल 0, ठीक है। तो ये हो गया माइनस का 2a और ये क्या हो जाएगा प्लस का 10b, और इस चीज को चाहो तो आप उधर भेज सकते हो। तो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो -a प्लस 5b इक्वल 3। ये आपकी फोर्थ इक्वेशन हो गई, ओके। तो अब फर्स्ट इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। अब सॉल्व करने का तरीका आप पे डिपेंड करता है कि आप किस में कंफर्टेबल हैं। जरूरी नहीं है कि आप वज्र गुणन विधि अपनाएं, क्योंकि आप कहा नहीं गया, सिर्फ वैल्यू पूछी गई है। तो चलिए हम लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड, a माइनस में 5b इक्वल 0
और माइनस ए प्लस में 5b इक्वल 3। ओके, चलिए माइनस करते हैं। अच्छा, माइनस नहीं प्लस कर दीजिए, क्यों? क्योंकि साइन रिवर्स है। देखिए ए है और ये माइनस ए है, तो इसमें हम ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, और ऐड करेंगे तो अरे ये भी कट गया। हाँ देखिए, फिर गलती की हमने। ठीक है, ये भी कट गया, ये भी कट गया। ठीक है, 0 0 आ गया। ये तो सॉल्व होगा ही नहीं, कंडीशन वही है बेटा। सॉल्व क्यों नहीं होगा? रीजन, अच्छा 1 मिनट, इसने ए और बी दिया था, सॉल्व होना चाहिए। ये तो इसमें तो वैल्यू निकलेगी। 1 मिनट। अब इसमें 3, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी अगर मैं करूँ तो a इक्वल 5b ले लेता हूँ। 1 मिनट करता हूँ जरा मैं, तो माइनस 5b हो जाएगा, प्लस का 5b हो जाएगा। अच्छा, ये जो कंडीशन हो रही है यहाँ पर, अब कंडीशन देखिए क्या हो गई। कंडीशन तो अलग हो गई यार। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, इक्वेशन तो हमारी सही बन रही है। चेक कर लेते हैं। चलिए चेक क्या करना है ये बताता हूँ आपको मैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इक्वेशन तो निकलनी चाहिए वैल्यू 3, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ना तो 1 में -1, फिर ये -1 में 1 एक ही बात है, और फिर ये 0 में 3 आ रहा है। तीनों रेशो जब निकाल रहे हैं तो ये तीनों अलग अलग आ रहा है। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। चेक कर लेते हैं कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, ये भी ठीक है। इन दोनों वैल्यूज को हमने यहीं पे रखा है, इसको इधर लेके आए तो माइनस का 2 है, ठीक है, और ये प्लस का 2 भी है तो माइनस का 2 भी, ये भी ठीक है। इक्वेशन तो हमारी सही बनी है बेटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे अच्छा यहीं पे मिस्टेक हुई है, ठीक है ना। वो इक्वेशन तो सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये साइन जो है ना माइनस का, इससे मैंने अंदर गुणा नहीं किया, ठीक है, यही प्रॉब्लम हो गई। मुझे मल्टीप्लाई करना चाहिए था। चलिए पहले मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों काम एक साथ कर दिए मैंने। चलिए पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -3b प्लस का 6, बस अब ठीक हो जाएगा सब। -7a -7b, अब -9a माइनस का हो गया प्लस में 7a माइनस का हो गया प्लस 7b। अब इसको -3b इधर लिखो और प्लस में 6 इक्वल 0। तो ये आ गया भाई माइनस का 2a और प्लस का 4b और प्लस का 6 इक्वल 0। तो 2 से डिवाइड कर दें तो -a प्लस का 2b इक्वल में -6, बस अब ठीक है। तो छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और आपको पता ही है, मैं पहले ही बोलता रहता हूं कि माइनस का बहुत बड़ा पंगा है, ठीक है ना। ये इक्वेशन 4 होगी, तो इसको और इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अब दोबारा से एक बार सॉल्व कर लेते हैं, अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसे सॉल्व करने में। और देखिए गलतियों से हम सीखते हैं, ठीक है ना। गलती किसी से भी हो सकती है, और मैथ में तो देखिए इन सब चीज़ों पे प्रैक्टिस जितनी होगी उतना आसान रहता है। और प्रैक्टिस अगर हम छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं, तो फिर प्रॉब्लम होती है। एक इक्वेशन नंबर 3 और -a और प्लस का 2b इक्वल -6, ठीक है ना। अब ऐड कर दो बेटा, ऐड करना ही बताया था ना मैंने, क्योंकि साइन जब अपोजिट होते हैं ना दोनों के तो ऐड कर देते हैं, जब एक जैसे होंगे तो माइनस करते हैं। तो -3b इक्वल आ गया -6, माइनस माइनस काट दीजिए और डिवाइड कर दीजिए, तो b इक्वल आ गया 2, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आप पे डिपेंड करता है कि आप इस वाली इक्वेशन में रखना चाहते हैं या इस वाली इक्वेशन में रखना चाहते हैं, नंबर 4 में। तो चलिए मैं इसमें रखना चाहता हूँ, आसान मुझे यही लग रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, a माइनस में 5b इक्वल 0 लिख लूँगा। तो a माइनस में 5 मल्टीपल में 2 इक्वल 0, तो a माइनस 10 इक्वल 0। तो a की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 10 आ गई, ठीक है। तो ये आ गई a की वैल्यू और ये आ गई b की वैल्यू। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए अब जैसे हमने एक गलती की, मैंने एक गलती की, वो क्या, माइनस की, तो इसका ख्याल रखिएगा। अगर आप इसका ध्यान नहीं रखोगे तो यकीन मानो गड़बड़ हो ही जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन तो हो गया। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, फर्स्ट इसका सेकंड कि k के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। अब देखिए कंडीशन क्या है, कोई हल नहीं है। तो भाई कोई हल के लिए नहीं क्या होता है, a1 अपॉन में a2 इक्वल होता है b1 अपॉन में b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। ये है फॉर, ठीक है, नो सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए, नो सॉल्यूशन के लिए, जो इंग्लिश में वो भी समझे, फॉर नो सॉल्यूशन। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो उसके लिए ये कंडीशन होती है। तो अब इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे। चलिए लिखते हैं a1 3 और a2 हो गया 2k - 1, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे, ओके। अब
इक्वल B1 क्या देखिए तो 1 है, y है तो 1 लिखेंगे, और B2 लिखेंगे K-1 है, सॉरी K-1 लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद अरे छोटा मत हो भाई जरा, इक्वल -1, मैंने आपको बताया था -1 क्यों भाई, -1 इस, अरे कोने पे हाथ पड़ जा रहा है तो ये वो हो जा रहा है, अच्छा समझ में आ गया, थोड़ा इसको इधर करते हैं, अब लिखते हैं -1 अपॉन में। अब देखिए ध्यान से क्या देखना है, इसको हम इधर ले आते हैं, मैंने बताया ना बहुत बार कि पहले स्टैंडर्ड में लिखते हैं, और इसको भी इधर ले जाएंगे तो 2k + 1 माइनस में आएगा, तो ये ब्रैकेट लगाइएगा, सारी प्रॉब्लम यहीं पे होती है, ठीक है। 2k + 1 है, तो चलिए ये तो माइनस कैंसिल कर दीजिए। अब कंडीशन जो है उसके अकॉर्डिंग पहले अरेंज कीजिए, नॉट इक्वल टू, ठीक है। ये दो कंडीशन है। अब आप क्या करो, इसको लेके सॉल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3k - 1 नहीं आएगा, 3 क्योंकि 3 से गुणा 1 में भी तो होगा, 3k - 3 इक्वल 1 से मल्टीप्लाई करो तो 2k - में 1, तो 3k - 2k, और यहाँ पे इक्वल में -1 पहले से और ये +3 हो जाएगा, यानी मैंने 3 को उधर भेज दिया और 2k को इधर भेज दिया, ठीक है। तो ये आ गया सिंपल k = 2, क्योंकि -1 में से +3 में से -1 माइनस हो गया, तो ये आपकी वैल्यूज आ गई, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो k की वैल्यू आ गई। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा क्या है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। अब इसने बोल के बताया है, जब बोल के बताया तो भाई वज्र गुणन विधियों से और प्रतिस्थापन विधि से इसे हल करिएगा, ठीक है। मैं ये आपके लिए छोड़ देता हूँ, और अगर ना आए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि इस पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इस पर टाइम खर्च करना कोई सही चीज़ है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या है देखो बेटा, जितने भी आप लोग हैं, आप सभी लोगों के जो कमेंट्स में लिया करूंगा, ठीक है। नहीं तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं, अगर ऐसे में करूंगा तो आपके कमेंट भी मुझे दिखाई देंगे, है ना। इसको मैं अगर ऐसे कर देता हूं इतने पे, तो आपके मुझे कमेंट भी दिखाई देंगे, आपका नाम भी मुझे दिखाई देगा, ठीक है। ये भी सही है, हाँ ठीक है। और आलतू फालतू कमेंट ना करें, अगर जायज कमेंट है तो आपका रिप्लाई भी किया जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखिए, तो जो क्वेश्चन अब इसमें क्या लिखा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, ठीक है। पहले तो हमें रैखिक समीकरण के युग्म बनाने, पेयर बनाने, यानी इक्वेशंस बनानी है। उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। किसी मतलब किसी भी विधि से हम यूज कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कोई भी मेथड लगा लेंगे। अब पढ़ते हैं इसके क्वेश्चन को, यकीन मानिए मजा आ जाएगा आपको पढ़ के, ठीक है ना। अब हमारे बेचारे एक आध जो है कुछ होशियार छात्र भी होते हैं जो अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझते हैं। देखिए इधर, तो यहाँ पर क्या है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। अब ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे क्या, कि भाई नियत यानी फिक्स होता है। नियत का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड। तो फिक्स्ड एक तो फेयर हो गया, जैसे मैंने टैक्सी का बताया था कि एक पहले किलोमीटर का, या फिर आप चढ़ के उतर भी आते हैं थोड़ी दूर जाकर, तो आपको कुछ पैसे जो है कि देने ही पड़ेंगे, तो उसे फिक्स बोलते हैं, नियत बोलते हैं। तो ऐसे ही एक छात्रावास या हॉस्टल है जिसका मंथली एक फिक्स किराया तो है ही, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। अब बाकी किस पर निर्भर कर रहा है, कितने दिन भोजन लिया गया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, ठीक है, 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। अच्छा, अब जरा बेटा समझना इसको, क्या बताया गया है कि भाई कह रहा है कि 20 दिन एक छात्र रहता है, ठीक है, और 20 दिन भोजन लेता है वो। तो अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, मान लेते हैं जो फिक्स किराया है उसको x मान लेते हैं, ठीक है। हॉस्टल का जो फिक्स किराया है उसको x मान लेते हैं, और प्रतिदिन भोजन का पर डे जो मील का खर्च है, पर डे मील का प्रतिदिन, ठीक है, भोजन का खर्च। तो जो प्रतिदिन भोजन है, प्रतिदिन भोजन का खर्च हम मान लेते हैं y रुपए, ठीक है। अब एक बात मुझे बताइए, अगर हम एक दिन खाने पे 100 रुपये खर्च कर रहे हैं तो 10 दिन में कितने करेंगे,
1000 रुपये, है ना, 10 से गुणा कर देंगे। ठीक वैसे ही अगर एक दिन में y रुपये खर्च कर रहा है तो 20 दिन में कितना खर्च करेगा, 20y। ठीक है, तो इस तरह से हमारी इक्वेशन बन गई कि भाई कैसे, क्या इक्वेशन बनी, देखिए इक्वेशन बनी कि एक तो हॉस्टल का किराया फिक्स, जो ए स्टूडेंट है वो उसकी बात कर रहे हैं अभी, और 20 दिन खाने का जो पैसा है 20y, दोनों मिला के वो दे रहा है कितने, 1000 रुपये। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ओके, तो ये आपकी हो गई x + 20y = 1000 रुपीज। ठीक है ना। अब सेकंड देखिए, एक विद्यार्थी बी को, हाँ गरिमा जी टेंशन मत लीजिए, कुछ लोग होते हैं जो ऐसा बिहेव करते हैं, ठीक है, तो उनके कहने से कुछ नहीं होता है, हम जानते हैं हम कैसे हैं, और आप लोग भी हमें जानते हैं कि हम कैसे हैं। तो बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, फालतू लोगों को छोड़िए। एक्चुअली ऐसा होता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत से ऐसे हमारे मतलब लोग हैं देश के जो बहुत महान होते हैं, वो अपना चैनल बनाते हैं और उनका चैनल जब नहीं चलता है, क्योंकि कुछ काम का तो डालते नहीं है, तो जब उनका चैनल नहीं चलता है तो अपनी भड़ास निकालते हैं किसी और पर जाके। ठीक है ना, तो ऐसे लोग हैं, इस पे हमें आदत है, तो आप छोड़िए इन सब चीज़ों को, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, दूसरे स्टूडेंट की बात कर लेते हैं। जो स्टूडेंट बी है वो 26 दिन भोजन लेता है। ठीक है, तो बी का भी वही होगा कि भाई x रुपये तो हो गया फिक्स हॉस्टल का, अब 26 दिन भोजन ले रहा है तो क्या हो गया, 26y रुपये खाने का, और टोटल कितने रुपए दे रहा है, और व्यय कर रहा है 1180 रुपये। ठीक है ना। स्वागत है सभी छात्रों का, जितने भी छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, डोली माथुर जुड़ गई हैं। तो यहाँ पर देखिए 1180 रुपये वो खर्च कर रहा है, तो हम लिख देंगे 1180। तो ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। ये क्या हो गई, ये आपकी हो गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कि आप पहले इक्वेशन बना लेंगे, और इक्वेशन बनाने के बाद आप जो है कि इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने का तरीका वही है कि आप देख लीजिए, यहाँ तो ऐसे दिख रहा है कि ये इक्वल है, यानी कि x प्लस में 20y = 100 और 1000, और x + 26y इक्वल है आपके कितने, 1180 रुपीज। तो जब मैंने बताया था साइन एक जैसा है तो माइनस करेंगे, और माइनस करेंगे तो साइन सबके चेंज होंगे, तो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया -6y इक्वल। ठीक है, जी के गुंजन स्वागत है आपका। अब यहाँ माइनस कर दीजिए तो -180 आ गया। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल कर दो बेटा, और y की वैल्यू निकाल लो, तो 180 बटे में 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 6 × 18, 30 रुपये। तो आपको पता चल गया कि प्रतिदिन जो भोजन पे हॉस्टल में खर्च हो रहा है, ठीक है, तो वो कितना है एक दिन का, वो है 30 रुपये। ठीक है, और फिक्स किराया कितना है, चलिए वो निकाल लेते हैं। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, चाहे इसमें पुट कर देते हैं। तो x प्लस में 20 मल्टीपल, पहले वाले में पुट कर रहा हूँ, इक्वल में 1000। ओके, तो भाई x प्लस ये कितना हो जाएगा, 600 = 1000। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1000 माइनस में 600, तो कितने रुपए हो गए, 400 रुपये। तो 400 रुपये हॉस्टल का फेयर है, किराया है, रेंट है 400 रुपये। ठीक है, तो भाई रेंट आ गया आपका, यानी जो नियत किराया था वो 400 रुपये आ गया, और जो एक दिन के भोजन का खर्च है वो 30 रुपये आ गया। तो इस तरीके से हमारी सारी चीज़ें आ गई। ठीक है ना, बहुत अच्छा। तो आप लोग भी अपना पेन और कॉपी को दौड़ाते रहें। ठीक है, तो इससे आपको काफ़ी जो प्रैक्टिस है वो साथ में होती चलेगी, और कहीं अटकेंगे तो आप मुझे भी देखेंगे तो वहाँ से सीख लेंगे। ठीक है ना, आज हम खत्म करके मानेंगे, छोड़ने वाले नहीं है। आज पूरी ये जो एक्सरसाइज है इसको खत्म ही करेंगे, तभी चलेंगे घर। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बेटा आप ना दोबारा से भी वीडियो देख के इसे समझ सकते हो। ठीक है, अगर एक बार में समझ ना आया हो तो मैं जगह साफ कर देता हूँ, क्योंकि यहीं पे आपको दोबारा से क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। ठीक है, रफ कर देते हैं इसको, लेकिन आप टेंशन ना लीजिएगा, मैं रफ कर रहा हूँ तो आपको वीडियो पीछे करके आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा सारा कंटेंट दोबारा से। ठीक है, देखिए सफाई कर देते हैं थोड़ी। ठीक है, देखिए इधर। तो अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पढ़िए, और इसको पढ़ के देखिए क्या पूछा गया है। अब देखिए, एक भिन्न 1/3 हो जाती है। अब इसने पहले ही बता दिया कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अब देखिए क्या बोला इसने, अंश से 1 घटाया जा रहा है, और वह 1/4 हो जाती है
जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अच्छा, 2 कंडीशन, ठीक है। तो इसको भी करने का एक बहुत ही सरल तरीका आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले ये करने के लिए आपको ना भिन्न समझनी होगी बेटा। भिन्न को हिंदी में हम कहते हैं भिन्न, और इंग्लिश में हम कहेंगे फ्रैक्शन। क्या कहेंगे? फ्रैक्शन, ठीक है। तो थोड़ा मोटा कर लें इसको ताकि लिखने में और स्मूथ हो जाए। तो आपको बता दूं कि जो भी भिन्न होती है, फ्रैक्शन होती है, उसको हम ऐसे लिखते हैं। कैसे? ऊपर होता है अंश और नीचे होता है हर, ठीक है। ऊपर अंश होता है, अगर इंग्लिश में बेटा बोले तो शॉर्टकट में लिख देता हूं, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, ठीक है। तो न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर इक्वल होता है फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न होती है। ओके, तो अब मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि भाई हमने मान लिया कि जो हमारा न्यूमरेटर था, अंश था, वो x था, और जो हमारा डिनोमिनेटर था वो y था। तो हमारे पास भिन्न क्या आएगी? तो हमारे पास भिन्न बनेगी x बटे में y, ठीक है। तो इसी को आपको ध्यान में रखना है। हमारे पास भिन्न हमारी आ गई। अब इसमें कंडीशन अप्लाई करनी है। क्या अप्लाई करेंगे? देखिए, कहा गया है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है, ठीक है जी, जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। तो अंश क्या है बेटा? देखो यहाँ पे अंश है x। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके अंश में से 1 घटाएंगे, और नीचे कुछ नहीं बोला है हर में, तो उसको ऐसे रहने देंगे। कह रहा है कि 1/3 हो गई जब हमने ये घटाया। तो यहां से चलिए मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि इससे इसमें कैसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई? इससे इसमें करते हैं, इससे इसमें करते हैं, ठीक है। तो 3x - 3 इक्वल y, ठीक है। तो y को इस तरफ ले लीजिए, 3x माइनस में y, और 3 को उधर भेज दीजिए, माइनस का था तो प्लस का हो गया। ये बन गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन 1 थी जो पहली बनती है, ठीक है। तो एक इक्वेशन हो गई। अब क्या है, देखिए दूसरी कंडीशन क्या कहा इसने कहा कि भाई वह 1/4 हो जाती है। कब? जब हर में वह 1/4 हो जाती है, जब हर में हम क्या करते हैं? जब हर में 8 जोड़ देते हैं। तो चलिए अब हर में 8 जोड़ते हैं। अब हर क्या हमारे पास? x अपॉन में y। हर है y, तो इसमें 1 जोड़ दीजिए, सॉरी 8 जोड़ दीजिए। 8 जोड़ने को बोले तो हम इसमें 8 जोड़ देते हैं। तो भाई भिन्न हो गई 1/4, यही बोला है। देखिए ध्यान से एक बार और देख लीजिए, भिन्न 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया हमने। अब इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4x इक्वल में क्या हो जाएगा? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें तो सेम रहेगा, ठीक है। हाँ जी गुंजन जी बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? y को इधर ले आइए और इक्वल टू 8। तो ये नंबर 3 इक्वेशन थी, ये नंबर 4 हो गई, ठीक है ना। ये बेटा एनसीईआरटी बुक से हैं। अब एनसीईआरटी बुक बहुत सारे देश में, बहुत सारे राज्यों ने एनसीईआरटी बुक लगा रखी है, ठीक है ना। एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज याद रखिए 3.5 कर रहे हैं हम, ठीक है। और क्वेश्चन भी मैं आपको सामने दिखा ही रहा हूं। तो अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, और इसने कुछ कहा था। इसने क्या कहा था? देखिए, इसने बोला था कि बीजगणित की किसी भी विधि से हल कर लो। तो चलिए हम किसी भी विधि से हल करेंगे। हम अपना एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, जिसको हम बोलते हैं वज्र गुणन विधि। तो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को भी आप यहाँ पे लिख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए साथ में। तो 3x माइनस में y इक्वल 3। अब मुझे इसका फायदा ये हुआ, देखिए कि y पहले से बराबर है, मुझे बराबर नहीं करना पड़ा, ठीक है ना। y पहले से बराबर है, और देखिए दोनों का साइन भी एक जैसा है। जब दोनों का साइन एक जैसा होगा तो इसको हमें क्या करना है, फिर आपको पता चले गया होगा, घटाना है। तो चलिए घटाइए, घटाएंगे तो माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। तो ये तो कैंसिल हो गया, क्यों? क्योंकि एक बार माइनस में एक बार प्लस में है। ये आ गया आपका x इक्वल में, ये कितना आ जाएगा? 5, है ना। 8 में से 3 गया माइनस का, ओके। तो ये हो गया आपका x इक्वल 5। अब इसको आप पुट कर दो बेटा इस इक्वेशन में, या किसी में भी कर सकते हो, जिसमें आपको आसान लगे रख दीजिए। अब x की जगह 5 रखेंगे, माइनस y लिखेंगे, इक्वल 3 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा कितना? 15 माइनस y इक्वल 3। अब माइनस y लिखिए और 3 लिखिए, माइनस 15 हो जाएगा क्योंकि उधर प्लस का है, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस का 12, ओके। और यहाँ पे हमारे पास है y। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? माइनस माइनस कर दीजिए, कैंसिल। y की वैल्यू हो गई 12। y की वैल्यू क्या हो गई? 12, ठीक है। तो इस तरीके से
हाँ बेटा 3 दिन के बाद लाइव आ रहा हूँ, क्योंकि थोड़े एक्चुअली कुछ काम हो रहा है घर का, तो वहाँ पे ना काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, कोई रहता नहीं है घर का भी व्यक्ति, तो मुझे जाके वहाँ पे सामान वामान देना होता है और बाकी चीज़ें देखनी होती हैं। और फिर इस टाइम ना मैं चला जाता हूँ, जहाँ मैं अभी रहता हूँ वहाँ से काफ़ी दूर है घर, काफ़ी दूर तो नहीं है लेकिन आधे घंटे की दूरी पे है, तो वहाँ पे जाके सुबह सुबह तराई करनी पड़ती है, प्लस्तर चल रहा है। देखिए तो x की वैल्यू आपके आ गई, y की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने भिन्न भी बना लिया। भिन्न क्या थी? भिन्न थी भाई x बटे में y। फाइनल आंसर नहीं है अभी, अब ये फाइनल आंसर है। तो भिन्न आपकी बनी 5 बटे में 12, ये है आपका आंसर, ठीक है। ये में छोड़ दीजिएगा कि x = 5 और y = 12 ना, फिर आपका आधा या 1 नंबर कट जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए ये तो आपका हो गया। देखिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन कौन सा जी हमारे पास? अगला क्वेश्चन है थर्ड वाला। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। कितने अंक अर्जित किए? 40। अब ध्यान रखना है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए हैं जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले। अच्छा जी, अब यहां ध्यान देना है कि सही उत्तर पे 3 अंक मिल रहे हैं हर एक क्वेश्चन पे, और गलत उत्तर पे, अशुद्ध उत्तर पे 1 अंक की कटौती हो रही है, यानी घटाया जा रहा है। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पे 2 अंक कटते हैं तो यश 50 अंक अर्जित करता है। अब बेटा ना इसे समझना आप, ठीक है, इसे टेंशन मत लेना। अब देखो पहली बात, उसे टोटल अंक कितने मिल रहे हैं? 40। आइए कंडीशन बनवा देता हूं मैं, आपकी इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा इसको मिटा दें, इसको रफ कर देते हैं ना। आपने सीख तो लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा, इसको रफ कर देते हैं। और अगर ना किया हो तो वीडियो को थोड़ा पीछे से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है। अब कंडीशन बनाते हैं, चलिए। तो कहा क्या गया है भाई कि टोटल अंक आपको 40 मिल रहे हैं, 40। अब सही उत्तर पे 3 अंक मिल रहा है। सही उत्तर पे कितने अंक मिल रहे हैं? 3 अंक। पहली कंडीशन की बात हो रही है, सही उत्तर पर 3 अंक, ठीक है। और गलत उत्तर पे 1 अंक कट रहा है। तो भाई कुल प्रश्न पूछे गए होंगे। देखो टेस्ट में कितने प्रश्न हैं, ठीक है। तो माना x प्रश्न है, x सही प्रश्न है। 2 तरह के प्रश्न मानने पड़ेंगे। x सही प्रश्न है, राइट क्वेश्चन, ठीक है, राइट आंसर जिसके दिए गए हैं वो प्रश्न है x, और y है वो प्रश्न जिनका उत्तर गलत दिया गया है, ठीक है। आई बात समझ में? तो भाई अब आप सोचिए कि एक अंक मिल रहा है एक प्रश्न पे, 3 अंक मिल रहा है एक प्रश्न पे सही पे, तो टोटल सही प्रश्न कितने हैं? x है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x हो गए टोटल सही नंबर, ठीक है। अब घटाना है, क्यों घटाना है? क्योंकि गलत वाले ना माइनस किए जा रहे हैं, और एक क्वेश्चन का आंसर गलत देने पे 1 अंक कट रहा है। तो हमने टोटल कितने क्वेश्चन लिए हैं? y क्वेश्चन, ठीक है। तो 1 से y में गुणा कर दीजिए, ये आ गया आपका। तो ये पहली क्वेश्चन बन गई। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, आइए एक एग्जाम्पल देके समझा देता हूँ, ठीक है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपको कुछ समस्या हो सकती है समझने में, तो आइए जरा समझा देता हूँ। देखिए मान लीजिए मेरे पास 10 क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, और सही प्रश्न के मैंने 6 उत्तर सही दिए और 3 उत्तर मैंने गलत दिए, और मुझे 6 पे मुझे क्या 3 नंबर मिल रहे हैं सही पे एक क्वेश्चन पे, और गलत पे 1 नंबर कट रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चन है, 3 नंबर मिल रहे हैं, तो 6 3 कितना हो जाएगा? 18 है ना। गुणा करके निकालेंगे, सही जवाब से मिले प्रश्नों से मिले उत्तर से मिले अंक हैं। ऐसे गलत जो उत्तर दिए हमने उससे कितने अंक प्राप्त हुए? 3 से गुणा कर दिए 3, तो इस तरह से मुझे 15 अंक मिल गए, क्योंकि मैंने गलत वाले घटा दिए, तभी तो पता चलेगा टोटल कितने मुझे अंक मिले हैं। तो वही यहाँ पे टोटल अंक दिए गए हैं कि टोटल अंक कितने? 40 है, ठीक है। तो ये आपकी क्वेश्चन बन गई। ठीक वैसे अब सेकंड कंडीशन में देखिए, टोटल अंक उसे 50 मिल रहे हैं, सही पे 4 मिल रहा है और गलत पे 2 कट रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4x सही प्रश्नों के उत्तर हो गए, सही उत्तरों के अंक हो गए, और गलत के जो है कि माइनस कर दीजिए 2y, क्योंकि 2 अंक कट रहा है एक क्वेश्चन पे, देखिए। और टोटल क्वेश्चन गलत वाले कितने हैं? y है। तो यहाँ पे आप लिखिए 50, ठीक है। ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। शाम को बेटा साइंस पढ़ाऊंगा 5 बजे, ठीक है ना, टेंशन ना लें। अब यहाँ पर क्या करें आप,
बराबर करें, बराबर करने का तरीका वही है। अब चलिए ये दो अलग चीजें आ गई, यहाँ पे अब आपको सीखने का मौका मिल जाएगा। 3 और 4, ठीक है, यहाँ भी अलग अलग है। तो यहाँ पर अब क्या करिए, ऐसे में हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से। अब ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए लिखते हैं। अब ना याद रखना है बेटा, क्या याद रखना है कि जो मल्टीप्लाई होता है पूरे में होता है, पूरे का मतलब पूरी इक्वेशन में, इससे इसमें भी करेंगे x में भी, और इससे इसमें भी करेंगे y में भी, और इसी से इसमें भी करेंगे 40 में भी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो वैल्यू है देखते हैं कितने आती है। 4 तो ये हो गया 4 3 12 माइनस 4y और इक्वल में 120, ठीक है। 4 4 16, सॉरी 160, ओके। तो यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए, अरे कहाँ गया, तो 160 आ गया, ठीक है। अब ऐसे 3 से गुणा कर दो तो भाई 12x माइनस 6y और इक्वल 150 आ गया। यहाँ से 160 और 150। अब माइनस करो, माइनस ये हो गया प्लस, ठीक है। यहाँ पे साइन इससे लगा देता हूँ, माइनस और ये प्लस हो गया क्योंकि हम घटा रहे हैं, और ये माइनस हो गया। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो कितना आंसर आएगा बेटा। वैसे तो टाइम 11 बजे है, लेकिन कभी कभी लेट भी हो जाता है, कभी कभी 11:30 मिनट 20 मिनट 15 मिनट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मली जब मैं अपने रूटीन में रहूंगा घर पे तो इसी टाइम हुआ करेगा, ठीक है ना। अभी मुझे आना जाना पड़ता है बाहर। तो ये हो गया कैंसिल। यहाँ पे 2y इक्वल हो गया 10, क्योंकि 160 में से 150 हमने माइनस कर दिया, ठीक है। तो y इक्वल हो जाएगा 10/2, तो y इक्वल हो गया 5, ठीक है। तो ये क्या आया, y आ गया आपका गलत प्रश्न, इतने हैं। अब चलिए सही प्रश्न निकाल लेते हैं, कितने थे, x किसी एक में वैल्यू रख दीजिए। मान लीजिए इस वाली इक्वेशन में वैल्यू रखता हूं मैं, इस वाली वैल्यू रखता हूं, ठीक है। तो 3x माइनस में 2y, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं कि 3x माइनस में y इक्वल 40, ठीक है, ठीक है। अब 3x माइनस में कितना है, 5 इक्वल 3x माइनस में y, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं क्या आता है, 3x 40, ये माइनस का इधर गया तो क्या हो गया प्लस का, तो कितना आ जाएगा 45। तो अब आपको पता चल गया 45 आया इधर, और इसको भाग किससे देंगे, 3 इसके बटे में है तो 3 से भाग दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा 15 3 45, 3 आएगा। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 15, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमने 15 प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं और 5 प्रश्नों के गलत जवाब दिए हैं। तो ये प्रश्नों की संख्या है, ये क्या है, प्रश्नों की संख्या, ठीक है। यही हमने माना था, हमने क्या माना था, प्रश्नों की संख्या। तो भाई गलत प्रश्न ये हैं और सही प्रश्न ये हैं, सही प्रश्नों के उत्तर जो दिए गए हैं और गलत प्रश्न जिनके उत्तर गलत दिए गए वो प्रश्न है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कि आप इसको सॉल्व कर लीजिए, मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए अब राजमार्ग देखते हैं। और एक बात याद रखनी है, जो टीचर सही होते हैं बेटा वो आपको लाइव पढ़ा रहे हैं मैथ। ये तो देखिए आपको मैथ लाइव पढ़ाई जा रही है और किसी चीज की हेल्प नहीं ली जा रही है, ठीक है। क्योंकि हमारा अनुभव ही हमें सिखाता है, हमें बताता है, और जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ मुझे पता है बच्चों की क्या क्या समस्या रहती है और उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है। और काफ़ी हद तक मेरा पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में आता भी है, और कोई ऐसा टीचर नहीं है जिसका 100% सभी बच्चों को समझ में आ जाए, ठीक है ना। ये सत्य बात है, भगवान ने ऐसा किसी को नहीं बनाया कि जिसकी 100% क्षमता, ठीक है, दूसरों पर अप्लाई हो जाए। चलिए ज़्यादा इधर साफ सफाई नहीं करेंगे, आइए प्रश्न पढ़ते हैं अगला। तो अगले प्रश्न को जरा ध्यान से देखिए आप, क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है राजमार्ग वाला, अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए क्वेश्चन इतना कठिन नहीं है जितना हम दिमाग में बैठा लेते हैं कि अरे यार ये कैसे सॉल्व होगा। बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे जब ये अंडरमाइन कर लेते हैं, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं ना, तो समस्या होती है। देखिए पढ़ते हैं, लिखा है कि भाई एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है जी। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ए और बी एक राजमार्ग बना लेते हैं और ए और बी पॉइंट बना लेते हैं। इनको हम चलिए एक लाइन ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अब हमने एक लाइन ले ली। अब यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट है यहाँ पे ए और ये पॉइंट है यहाँ पर बी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसकी जो डिस्टेंस है,
इनके बीच की जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक की वो 100 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 100 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि भाई 100 किलोमीटर है। ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई हमारे पास। आइए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये 2 पॉइंट थे राजमार्ग पे, नेशनल हाईवे पे हमने बना दिए। अब कह रहे हैं कि एक कार ए से दूसरी कार बी से, ठीक है जी, एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। अब देखो बेटा, एक बात ना ध्यान रखनी है आपको। अब ये जो कार है ए, वो या तो इधर चल सकती है या इधर चल सकती है। ऐसी बी भी या तो इधर चलेगी या इधर चलेगी। अब इन्हीं पर क्वेश्चन बनेगा, कंडीशन में यही दिया होगा। दोनों अगर एक ही तरफ चल रही हैं, देखिए दोनों अगर एक ही तरफ चल रही हैं तो भाई एक तरफ चल रही हैं तो ये कंडीशन हो सकती है, या तो दोनों इधर चल रही हो या दोनों इधर चल रही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। ठीक है, तो देखते हैं हम कंडीशन में क्या दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग करेंगे आगे। अब लिखा है कि कार ए, ठीक है, एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से, अब देखिए स्पीड अलग अलग है, चाल मतलब स्पीड, एक ही दिशा में चलती हैं। अब देखो बता दिया ना, एक ही दिशा कह रहा है कि एक ही दिशा में चलती हैं, तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। ठीक है, तो कितने घंटे बाद मिलेगी? 5 घंटे बाद। ठीक है जी, एक ही दिशा में चल रही है, पहली कंडीशन को निपटा लेते हैं। ठीक है, 2 कंडीशन मिल गई हमें। ठीक है, दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है? चाल। ठीक है, अब जो पूछा जाता है ना वही लिखते भी हैं, याद रखना एक बात। यहाँ पे थोड़ा मैं रफ करके एक जगह, थोड़ी जगह बना लेता हूँ ताकि मैं आपको यहाँ पे, क्योंकि यहाँ मुझे प्रॉपर लिख के बताना पड़ेगा। ठीक है ना, और टेंशन नहीं लेनी, ये क्वेश्चन आपको कठिन लग सकता है, पहले बता रहा हूँ, लेकिन आप अगर इसे अच्छी तरह समझोगे तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। देखिए, अब माना, क्या माना, कार ए की चाल x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, ऐसे ही कार बी की चाल हम मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितनी मान ली? y किलोमीटर पर आवर। क्लियर है इतनी बात? जो पूछा था वही मानते हैं, तो चलिए हो गया। अब क्या कहा गया है